हेलो क्लास। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हार्ट की एनाटॉमी पढ़ रहे थे। हार्ट का मैंने आपको कंडक्टिंग सिस्टम बताया था कि किस तरह से हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, यानी जो हार्ट हमारा बीटिंग कर रहा है, जो पंपिंग कर रहा है, ब्लड का फ्लो मेंटेन हो रहा है हार्ट के थ्रू, वो इलेक्ट्रिसिटी किस मेथड के थ्रू या कौन से ऐसे पार्ट्स हैं हार्ट के जिनके थ्रू जनरेट की जाती है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा एनाटॉमिकल पोर्शन ऑफ द हार्ट के अंदर कौन कौन से चैम्बर्स हैं, इसके कौन कौन सी वेसल्स इसको मिल कर के बनाती हैं, ब्लड का फ्लो का डायरेक्शन क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इमेज के थ्रू ये बताऊंगी। सो इट इज़ अ बेसिक डायग्राम ऑफ द हार्ट, बहुत ही ज़्यादा कॉमन बेसिक, और इसमें बहुत ज़्यादा नॉमेनक्लेचर भी नहीं है। कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो दी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे इसके स्ट्रक्चर में मेजर वेसल्स एंड आपके कुछ पोर्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑरिकल्स के बारे में। हार्ट के अंदर कौन कौन से ऑरिकल्स प्रेजेंट हैं। तो देखिए, ये सबसे पहला जो पोर्शन आता है ये है राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम में जो ब्लड का फ्लो दिया गया है वो दो पोर्शन से दिया गया। एक ये ओपनिंग है, यहाँ पर आपको दिख रही, एक ये ओपनिंग है। ठीक है, दो ओपनिंग हो रही, यानी एक ये वेसल राइट एट्रियम में ब्लड को लाएगी और एक ये वेसल लाएगी। ठीक है, तो दो वेसल्स हैं, और ये राइट ऑरिकल का पार्ट, कहीं कहीं आपको ऑरिकल या एट्रियम देखने को मिलेगा, दोनों ही यहाँ पर लिखे हैं। ऑरिकल का मतलब है जहाँ पर से इसमें चीज़ें ओपन हो रही हैं, यानी ब्लड का फ्लो एंटर कर रहा है। बात करेंगे लेफ़्ट एट्रियम की, तो लेफ़्ट एट्रियम आपका ये वाला पोर्शन है, ये इतना पोर्शन लेफ़्ट एट्रियम है। तो यहाँ पर दो हमारे एट्रियम्स हो गए, राइट एट्रियम एंड लेफ़्ट एट्रियम। राइट एट्रियम में मेनली आपका जो वेसल होती है, बिग वेसल ओपन होती है, इसका नाम है इन्फीरियर वेना कावा। ये इन्फीरियर वेना कावा है जो कि राइट एट्रियम में खुलेगी। ये कहाँ से ब्लड लाएगी? ये ब्लड लेकर आएगी जो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी होती है, जो हमारे बॉडी का लोअर पोर्शन है, यानी एब्डोमेन है, पेल्विक रीजन है, लोअर लिम्ब्स हैं, इनसे सबसे ब्लड लेकर के आएगी। जो सुपीरियर वेना कावा है, सुपीरियर यानी ऊपर वाली वेना कावा है, वो कहाँ से ब्लड लेकर आएगी? राइट एट्रियम में, वो लाएगी अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी। अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी क्या है? जैसे कि ब्रेन या हेड पोर्शन है, और हमारे अपर लिम्ब है, नेक वाला रीजन है, इन सभी से सुपीरियर वेना कावा ब्लड लेकर के आएगी हार्ट में। तो ये तो हो गया राइट एट्रियम की बात। ठीक है, अब लेफ़्ट एट्रियम की बात करें तो इसमें ब्लड कहाँ से आएगा? इसमें आपकी चार वेसल खुलती हैं, एक ये आपको इस साइड दिख रही हैं, लेकिन वो पीछे से जाके इसमें ही खुलेंगी, इस वाले में ही। ठीक है, और एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो टोटल चार तरफ से जो वेसल्स हैं वो आएंगी, और इनका नाम है पल्मोनरी वेन्स। क्या नाम है? पल्मोनरी वेन्स। ये ब्लड कहाँ से लेकर आएंगी? ये मेनली आपकी ब्लड लाएंगी लंग्स के थ्रू, लिखा भी हुआ है कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स। ठीक है, तो ये चार पल्मोनरी टोटल वेन्स होंगी जो कि ले करके आएंगी ब्लड फ्रॉम लंग्स, एंड ये एट्रियम में लाएंगी फ्रॉम द बॉडी। उसके बाद में ये पोर्शन आपका कहलाता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल।
ये लार्जेस्ट पोर्शन आपको दिख रहा होगा, राइट वेंट्रिकल है लार्जेस्ट। आपका पूरा जो है सारा का सारा पूरे बॉडी का ब्लड इसमें आकर के पंप होता है, इस वजह से इसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है। और ये वाला पोर्शन आपका कहलाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो टोटल 2 आर्ट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद में, और ये है हमारी बिगेस्ट वेसल ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी वेसल जिसका नाम है एओर्टा। ये एओर्टा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो हार्ट की एनाटॉमी है वो बनती है, ठीक है। ये पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी ट्रंक भी लार्ज है, बट जो एओर्टा है वो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी या लार्जेस्ट वेसल में है। पल्मोनरी ट्रंक लेकर जाएगी लंग्स तक, ठीक है। तो ये आपके हार्ट की नॉर्मल एनाटॉमी है। इसके अलावा कुछ चीज़ों के बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी प्रेजेंट होती है। ये एरिया प्रेजेंट है, इसको हम नाम देते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या नाम देते हैं? बंडल ऑफ हिज, SIHIS, ठीक है, हिज। ये है बंडल ऑफ हिज। और इसी से 2 हमारे निकलते हैं फाइबर्स जिनका नाम है परकिंजे फाइबर्स, ठीक है। परकिंजे फाइबर्स, या कोई प्रोनाउंशिएट करता है उसको पुरकिंजे फाइबर, ये मैटर करता है कि आप इसको क्या प्रोनाउंशिएट करना चाहते हैं। तो ये होता है परकिंजे फाइबर्स, ठीक है। तो ये टोटल एनाटॉमी है। एक नॉर्मली जब हम हार्ट को कट करते हैं तो वो इस तरीके से जो है बन करके सामने निकल करके आता है, ये पोर्शन पाए जाते हैं। फिर हम हार्ट के अंदर थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन की बात हमको करनी है तो उसके लिए भी देख लेते हैं। सर्कुलेशन की बात करें कि ब्लड कहाँ से आता है, तो सबसे पहले ब्लड का जो फ्लो है वो ये डायरेक्शन है अपर बॉडी से आएगा और ये डायरेक्शन है लोअर बॉडी से आएगा। आपको याद रखना है, जितना यहाँ पर पर्पल कलर की जितनी वेसल्स दिख रही हैं या ब्लूइश कलर की दिख रही हैं, वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके रखती हैं, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। उसके अलावा जो रेड कलर की वेसल्स होती हैं, आपके जो एओर्टा जिनको कहते हैं, ठीक है, वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनमें फ़्लो करता है, ठीक है। तो नॉर्मली ये इस तरह से एक्ट करती हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि फ़्लो, तो यहाँ से जब ब्लड आएगा तो यहाँ एक्यूमुलेट होगा और यहाँ से आएगा तो इसमें, यानी बॉडी का जितना ब्लड आएगा वो इसमें एक्यूमुलेट होगा। और इसके एक्यूमुलेट होने के बाद ये डायरेक्टली किस में आ जाएगा, जब हमारे एट्रियम्स कोलैप्स होंगे, एट्रियम्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सारा का सारा ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, यानी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। और कौन सा वॉल्व है जो यहाँ पर गेट लगा है, ये कौन सा गेट है? ये आपका वॉल्व कहलाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व या फिर इसी को एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। तो जब भी हमारे एट्रियम कोलैप्स होंगे तो ब्लड एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स के थ्रू राइट एट्रियम में आएगा। फिर जब वेंट्रिकल्स कोलैप्स होंगे तो ये सारा का सारा ब्लड इसमें पहुंच जाएगा, ये गेट बंद हो जाएगा तो ये सारा ब्लड किस में जाएगा, इसमें, और इसके थ्रू ये कहाँ पहुंच जाएगा, लंग्स तक पहुंच जाएगा, ठीक है, लंग्स तक पहुंच जाएगा। तो ये हो गया जो है राइट साइड ऑफ द हार्ट में किस तरह से सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब मान लीजिए लंग्स से जो ब्लड आएगा वापस, लंग्स में ब्लड जो है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो गया, ठीक है, ब्लड वापस आएगा। अब जब वापस आएगा तो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में आएगा, यानी कि इन वेन्स के थ्रू ब्लड वापस आएगा। इन वेन्स के थ्रू ब्लड क्या करेगा, वापस
आना स्टार्ट कर देगा। आएगा तो कहाँ इकट्ठा होगा? लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम में इकट्ठा होगा तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका बाइकस्पिड या फिर इसी का नाम है मिट्रल वॉल। तो मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल ओपन होगा और ये सारा का सारा ब्लड यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ से नीचे से, अब यहाँ से शो नहीं हो रहा है, ये एओर्टा जो है नीचे से इसी में ओपन होती है यहाँ पर। तो एओर्टा के थ्रू ये सारा का सारा ब्लड हमारी बॉडी में चला जाएगा। ये तो इस तरह से आपके टिश्यूज़ को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है। इसके बाद में यहाँ आपको पूरा एक प्रॉपर सर्कुलेशन दिखाया गया है हार्ट के अंदर कि किस तरह से जो ब्लड है उसके फ्लो की डायरेक्शन होती है। इसमें आपको सबसे पहले दिखाया जा रहा है लंग्स। यहाँ पर लंग्स प्रेजेंट हैं जो कि ऑक्सीजनेशन करेंगे, यानी इसमें गैसेस एक्सचेंज अकर होगा। और ये आपका जो पोर्शन बना हुआ है ये बॉडी का, एक सेकेंड, ये आपका बॉडी का पोर्शन बना हुआ है, यानी ये लंग्स हैं और ये बॉडी। तो सबसे पहले ये सुपीरियर वेना कावा है, ये इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में ब्लड जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी ट्रंक से होते हुए ये लंग्स में जाएगा। लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगा, यानी गैसियस एक्सचेंज अकर होगा। यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होने के बाद में जो प्योर ब्लड होगा वो वापस आ जाएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू और ये लेफ़्ट एट्रियम में आएगा, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और वहाँ से फिर से ये एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में भेज दिया जाएगा। और फिर से जब ये गैसेस एक्सचेंज हो जाएगी, जो एओर्टा के थ्रू ब्लड आएगा वो फिर से इम्प्योर हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, तो वापस से यही फिर से सर्कुलेट करेगा। इस तरह से आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेशन चलता रहता है और आपके पूरी बॉडी में ब्लड का फ़्लो कंटिन्यूअसली बना रहता है। लेकिन इस पूरे सर्कुलेशन को कंडक्ट करने के लिए नेसेसरी क्या है? इसको कंडक्ट करने के लिए नेसेसरी है हार्ट की पंपिंग। अगर हार्ट प्रॉपर पंप ना करे तो ये जो ब्लड का फ़्लो है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का फ़्लो कंडक्ट नहीं हो पाएगा। ओके क्लास, तो हम लोगों ने डायग्राम्स की हेल्प से हार्ट के अंदर की एनाटॉमी को समझा, प्लस हमने देखा कि किस डायरेक्शन में हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो फ़्लो करता है। उसमें मैंने आपको जब एनाटॉमी बताई तो स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा परकिंजे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो बंडल ऑफ हिज हैं उनका फंक्शन क्या है? जैसे सभी का तो फंक्शन आपने समझा कि नॉर्मली जो एट्रियम है उसमें उसका काम है ब्लड को इकट्ठा करना और उसके बाद वेंट्रिकल्स में भेजना। वेंट्रिकल्स का काम है ब्लड को इकट्ठा करके फिर या फिर पल्मोनरी ट्रंक में या फिर एओर्टा में भेजना, ताकि वो लंग्स को और पूरी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड मिल सके। बट यहाँ पर बंडल ऑफ हिज एंड परकिंजे फाइबर का क्या फंक्शन है? तो जो बंडल ऑफ हिज है आपने देखा था कि इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट था, यानी दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में वो प्रेजेंट था। तो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में वो क्या करता है फंक्शन? वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कैरी करता है लोअर पोर्शन ऑफ द हार्ट तक, यानी अपर पोर्शन से ले करके लोअर पोर्शन तक ले जाने का काम परफॉर्म करता है बंडल ऑफ हिज। इसमें दो होते हैं, टोटल डबल होते हैं जो बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट होते हैं, वो डुअल इन नंबर में प्रेजेंट होते हैं। एक होता है राइट और एक होता है लेफ़्ट। तो राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइड बाय साइड प्रेजेंट होंगे और इम्पल्सेस को कैरी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा परकिंजे फाइबर। परकिंजे फाइबर क्या होता है? इसकी लोकेशन होती है मायोमेट्रियम, जो 3 लेयर्स हमने पढ़ी हैं उसके बीचों बीच वाली लेयर में
परकिंजे फाइबर एम्बेडेड होते हैं, यानी धंसे हुए प्रेजेंट रहते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन होता है कि हार्ट के जो वेंट्रिकल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कराना, उनको पावर देना, ताकि वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, संकुचित हो सके, सिकुड़ सकें, ताकि जिसकी वजह से जो ब्लड है वो प्रॉपर अमाउंट में फ़्लो करके अदर पार्ट ऑफ द बॉडी या फिर लंग्स में पहुंच सके। ठीक है, तो इसका मेनली ये काम होता है कि ब्लड के फ़्लो को कंडक्ट कराना और प्लस उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को भी मेंटेन करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है ईसीजी। ठीक है, हार्ट की एनाटॉमी हम लोगों ने देखी, सर्कुलेशन हम लोगों ने देखा, किस तरह से हार्ट जो है ब्लड को सर्कुलेट करता है। इसके अलावा इसके पहले कि हम उसके ईसीजी वाले टॉपिक को देखें, इसके मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस देना चाहती हूँ कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप अपने कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से अपने मेडिकल स्टोर को बेहतर कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो कॉल एंड वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं। इस कोर्स की कंप्लीट फ़ीस है 25,000। अगर आप इस कोर्स को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके क्लास, तो हम लोगों ने इसकी एनाटॉमी एंड सर्कुलेशन देखा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को मेज़र करने के लिए जो हमको टेस्ट परफॉर्म करना होता है उसके बारे में जानेंगे। तो मेनली जो आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए या देखने के लिए कि किसी भी पेशेंट का जो हार्ट है वो प्रॉपर अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पा रहा है या नहीं, जो बीटिंग है, जो हार्ट रेट है वो प्रॉपर अमाउंट में चल पा रहा है या नहीं, इसको देखने के लिए हमको ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नाम का टेस्ट परफॉर्म करना होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को भी बनाता है, दिखा देता है, शो कर देता है। इसके अलावा ये जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो कितने टाइम में कोलैप्स हो रहे हैं, कितने टाइम में डायलेट हो रहे हैं, और एट्रियम्स का भी पूरा जो है फंक्शन शो कर देता है। तो इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे कि ये एक वेव्स के फॉर्म में हमको मिलेगा, और वो वेव्स कैसे हमको दिखेंगी, एक ग्राफ पेपर पर। ठीक है, ग्राफ पेपर पर हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कितने अमाउंट में हो रही इसकी वेव मिलेगी, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल की भी जानकारी हमको ये देगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल साइकिल को हमको ये बताएगा ईसीजी। ठीक है, हार्ट के पेशेंट्स के लिए मेनली ये करते हैं, यानी कि ये हमको ये दिखाता है कि किसी भी पेशेंट का जो हार्ट है वो कितना एक्टिव है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी डिज़ीज़ की वजह से स्लो डाउन हो गया है या नहीं चल पा रहा है प्रॉपर अमाउंट में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट कर पा रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हार्ट की वो ब्रेन से इंडिपेंडेंट है, वो ब्रेन से उसका कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई ब्रेन इम्पल्स भेजेगा जिसकी हेल्प से हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। हार्ट अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खुद से जनरेट करता है, और वो किसके थ्रू जनरेट करता है, ऐसे नोड के थ्रू जिसका नाम है साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, ऐसे नोड के थ्रू जनरेट करेगा और पहुंचाएगा ऑल ओवर द एट्रियम्स। फिर उसी की कुछ वेव्स मिलेंगी एवी नोड्स को, और एवी नोड्स दोबारा से अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और वो इलेक्ट्रिसिटी पूरे वेंट्रिकल्स में पहुंचेगी। ठीक है,
तो ये जो फंक्शन मैंने आपको पूरा बताया है, एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और फिर परकिंजे फाइबर्स के थ्रू पूरे जो है हार्ट में सर्कुलेट हो रही हैं। तो इसी की एक्टिविटी को जब हम मेज़र करते हैं वेव्स के और इंटरवल्स के फॉर्म में, तो हम उसको ईसीजी में देखते हैं। ठीक है, ईसीजी में मेनली आपके 4 टाइप के इंटरवल्स एंड 3 टाइप्स के वेव्स देखे जाते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स की वेव होती हैं जो कि पूरे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो करेंगी, जिसमें फर्स्ट है आपकी पी वेव, यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा होगा। फर्स्ट है आपकी पी वेव, सेकेंड है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कई सारी वेव्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कई टाइप की वेव्स मिल करके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती हैं। इस वजह से हम इसको कोई वेव का नाम ना दे करके डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपकी आती है तीसरी वेव जो होती है टी वेव। इसमें बीच में आप देख रहे होंगे इमेज में कि बीच बीच में इंटरवल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे पी आर इंटरवल, एच टी सेगमेंट, क्यू टी इंटरवल। तो इस तरह के यहाँ पर तो 3 ही दिए गए हैं, बट बहुत सारे कई सारे जो इंटरवल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक वेव वो क्या फंक्शन करती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर पी वेव की सबसे पहले बात करेंगे हम लोग। पी वेव क्या शो करती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी कि एट्रियम कितनी देर में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे नोड के थ्रू कितनी देर में इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस पूरे एट्रियम में फैल रहा है और उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसकी जानकारी हमको पी वेव के थ्रू मिलती है। यहाँ पर आप इमेज में देखिए, ये वाला जो सबसे पहला है पी आर इंटरवल के ऊपर शो हो रहा है वो पी वेव है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि छोटा सा सेगमेंट है जो कि राउंडेड शेप में ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ठीक है, अपर साइड में। तो इसको शो करने के लिए हमको ये वेव देखनी होगी और इसमें जो बॉक्सेस दिए गए होंगे क्यूब शेप में, उसमें हम पढ़ लेंगे कि ये जो वेव है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं हो गई है या बहुत कम फ्लक्चुएट नहीं हुई है। तो इसको मेज़र कर लेंगे क्यूब्स के फॉर्म में और इसका आंसर रिज़ल्ट हमको मिल जाएगा। तो पी वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर हम करें तो ये बहुत ही स्मॉल होगा, राउंडेड शेप का होगा और हमेशा अपराइट भी होगा। कभी कभी ये डाउनवर्ड हो जाता है। डाउनवर्ड किस में हो जाएगा? मायोकार्डियम इन्फॉक्शन में। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन अगर होगा तो, या फिर हार्ट फेलियर में ये कभी कभी फ्लैट भी, कंप्लीट फ्लैट भी दिखता है। ठीक है, तो वो अब नॉर्मल कंडीशन है, बट नॉर्मली ये अपराइट होगा, राउंडेड होगा एंड स्मॉल होगा। ठीक है, ड्यूरेशन की बात करें, इसका कितना ड्यूरेशन होता है, यानी जो एट्रियम है वो कितनी देर में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो आपके 0.08 सेकेंड से लेकर के 0.12 सेकेंड्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इतनी देर में एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए। उसके अलावा इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें कि क्या कंडीशन होगी तो कौन सी बीमारी का हमको अंदाज़ा लगेगा। अगर पी वेव एब्सेंट है, किसी में पी वेव है ही नहीं, यानी डायरेक्टली सीधी रेखा बन गई। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में कभी, या जो लोग बनवाते हैं हार्ट बीट करके, है ना, ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पी वेव टी वेव हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आप ये इमेज देख रहे हैं, ये आप कोई पहली बार नहीं देख रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग इसको टैटू में बनवाते हैं ऐसे ही करके और बोलते हैं ये हार्ट बीट है ना। या मूवीज़ में आपने देखा होगा कि ऐसे ही हार्ट बीट चलती रहेगी ढेर सारी, और फिर जब वो पेशेंट मर जाएगा तो वो सीधी रेखा बन जाएगी, सीधा
सीधा हो जाएगा तो इसका मतलब समझ लेते हैं हम लोग कि हाँ वो ख़त्म। तो उसका मतलब यही है, सीधा हो जाने का मतलब यही है कि वो अब उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की बंद हो गई है। और अगर एक बार किसी के हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बंद हो गई, इसका मतलब कि उसका हार्ट बंद हो गया, वो पेशेंट मर गया, है ना। तो इसी वजह से इसका फ्लैट होना लाइफ एंड डेथ के बीच का फ़र्क दिखाता है कि इसमें फ्लैट हो रहा है या कितना फ्लक्चुएट दिखा रहा है। अब किसी का जैसे हार्ट फेलियर का कंडीशन है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन है, तो क्या होगा, इन जो रेखाएं आपको ये दिख रही हैं ऊपर नीचे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, इनमें क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएशन आ जाएगा, इनमें चेंजमेंट आ जाएगा। ये रेखाएं फिर ऐसी नहीं दिखेंगी जैसी हैं, इनमें कोई ना कोई चेंजमेंट आपको दिखेगा। तो वही चेंजमेंट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी का पी वेव एब्सेंट है तो इसका मतलब है कि ये एट्रियल फाइब्रिलेशन हुआ है। अब एट्रियल फाइब्रिलेशन क्या होता है ये समझेंगे पहले। एट्रियल फाइब्रिलेशन का मतलब होता है कि एट्रियम्स के ऊपर फाइब्रस टिश्यू इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से एट्रियम्स क्या हो गए, स्टिफ हो गए हैं, टाइट हो गए हैं। अब जितनी स्मूथली ये पहले कॉन्ट्रैक्ट करते थे, फ्लक्चुएट होते थे, अब उतनी आसानी से, उतने अच्छे से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। इसका ये जो है रीज़न होता है, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। अगर पी वेव बहुत ज़्यादा इनलार्ज आपको दिख जाए, पी वेव बहुत ऊपर फैली हुई दिख जाए, जो कि मैंने आपको बताया स्मॉल एंड राउंडेड होता है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उसका भी क्या जो है एक क्लिनिकल सिम्टम्स शो होते हैं, जैसे कि एट्रियल इनलार्जमेंट। जो एट्रियम्स हैं उनके साइज में चेंज हुआ है, उसका साइज नॉर्मल से ज़्यादा हो गया है। अब अगर नॉर्मल से ज़्यादा होगा वो भी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, क्योंकि कभी भी जब एट्रियम का साइज़ बढ़ेगा तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर वो भी अफेक्ट होगा, यानी कि जो अमाउंट आ रहा है, अब जैसे कोई भी वेसल है, वेसल की बात करें तो स्मॉल वेसल्स है तो उसमें वही अमाउंट बहुत फोर्स के साथ जाएगा, और वही वेसल आप पाइप का साइज़ बढ़ा दें, बड़ा कर दें और उसमें आप फ्लो कराएं तो सेम उतना ही अमाउंट में फ्लूइड रहेगा, बट वो धीमे धीमे जाएगा। क्यों, इसका रीज़न यही है क्योंकि हमने पाइप का डायमीटर बढ़ा दिया है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी कि अगर एट्रियम का साइज़ छोटा है तो जितना ब्लड आएगा वो आराम से उसको पंप कर देगा और वेंट्रिकल्स के पास में भेज देगा। बट अगर उसका साइज़ ही इंक्रीज़ हो गया है तो वो उतने फोर्सफुली ब्लड को वेंट्रिकल्स में ना भेज पाएगा और ना ही उसका फ्लो मेंटेन करके रख पाएगा। तो ये एक इसका सिग्निफिकेंस है इनलार्जमेंट का, कि हमेशा जो पी वेव होती है ईसीजी की वो ऊपर की तरफ मूव की हुई रहती है, ठीक है। तो ये किस बीमारी का संकेत हो सकता है, ये राइट एंड लेफ़्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी का सिग्निफिकेंस है। तो ये हम लोगों ने ईसीजी में इसकी पी वेव के बारे में जाना, पी वेव का ड्यूरेशन और उसके बढ़ने या घटने पे क्या डिज़ीज़ कॉज हो सकती है, क्या सिग्निफिकेंस है हो सकती है, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। और आज की क्लास में हमने एनाटॉमी भी पढ़ी है हार्ट की, और ये भी देखा है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस है वो किस तरह से एक्ट करता है, ऐसे नोड एवी नोड के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होकर ऑल ओवर द हार्ट कैसे जाती है। प्लस हम लोगों ने सर्कुलेशन भी देखा हार्ट का, हार्ट में जो ब्लड का फ्लो है उसका डायरेक्शन क्या है और वो किन किन पार्ट्स से हो कर के सर्कुलेट करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज की क्लास में देखी हैं। नेक्स्ट जो ईसीजी का अगला पोर्शन है उसको हम अपने आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे क्लास।
ओके, थैंक यू एवरीवन।